डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने के बाद अब सार्वभौमिक भोजन और नकदी वितरण की तत्काल ज़रूरत है। पूरे देश से इस बात की रिपोर्ट है कि मजदूरों, किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, कूड़ा बीनने वालों और निराश्रितों के समक्ष बड़ी दिक्कत है। इनमें अनेक तो भूखमरी तक का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से उनकी आजीविका छिन गई है। इससे एक और अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा हो गया है, क्योंकि कम बचत वाले लाखों परिवारों के पास आने वाले हफ्तों में भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को जुटाने का कोई रास्ता नहीं होगा। इन हालात में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ज़रूरतमंदों को उनकी आजीविका के लिए मूलभूत उपाय उपलब्ध कराएं। भोजन की उपलब्धता सबसे ज़रूरी है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां ठप होने से रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। इसलिए नकदी का वितरण भी उतना ही अहम हो गया है। भोजन का वितरण कम से कम 6 महीने और नकदी का 3 महीने तक होना चाहिए। संकट की गंभीरता और भूख व गरीबी के फैलने की गंभीर आशंका को देखते हुए सरकार को यह वितरण हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। इसमें मौजूदा सूची या बायोमेट्रिक पहचान को बाधा नहीं बनने देना चाहिए। इसकी कीमत क्या होगी? सरकार के पास अभी 2.4 करोड़ टन के बफर स्टॉक की तुलना में 7.7 करोड़ टन अनाज का भंडार है और सरकार अभी रबी के 4 करोड़ टन खाद्यान्न की भी खरीद करने जा रही है। ऐसे में अगर देश की 130 करोड़ की जनसंख्या में से 80% को 6 माह तक 10 किलो प्रति माह मुफ्त खाद्यान्न देना पड़े तो भी 6.24 करोड़ अनाज की ज़रूरत होगी। यही नहीं, इस 62.4 करोड़ खाद्यान्न को बांटने से FCI को भंडारण पर होने वाले 17,472 करोड़ के खर्च की भी बचत होगी। अनाज के साथ ही सरकार को कुछ दालें, तेल व नमक भी उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ खर्च होगा, किंतु दाल का खर्च वित्त मंत्री पहले ही अपने पैकेज में शामिल कर चुकी हैं। इसके अलावा अगर सरकार कुल जनसंख्या के 80% लोगों को हर घर को 7,000 रुपये के हिसाब से 3 महीने तक नकदी देती है तो प्रति परिवार 5 लोगों के हिसाब से इसका खर्च 4,36,800 करोड़ रुपए होगा। इस तरह खाद्यान्न व नकदी पर कुल 5,53,800 करोड़ या अनुमानित GDP का सिर्फ 2.9% ही
व्यय होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा केंद्र के पास उपलब्ध संसाधनों से आएगा। सप्लीमेंट्री बजट में जिन करों को प्रस्तावित किया गया था वे अपरिहार्य हो गए हैं, इसलिए इस खर्च की भरपाई बजट घाटे से की जानी चाहिए। इन हालात में जरूरी हो गया है कि सरकार अतिरिक्त खर्च या तो बजट घाटे से पूरा करे या फिर सीधे रिजर्व बैंक से उधार ले। यह न केवल महामारी से निपटने के लिए जरूरी है बल्कि लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। सवाल यह है कि इस खाद्यान्न का वितरण कैसे हो। यह स्पष्ट है कि मौजूदा सूची इसके लिए अपर्याप्त है क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़रूरतमंदों के नाम नहीं है। अनुमान है कि 2011 की जनगणना के आधार पर बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से कम 10 करोड़ लोग बाहर हैं। इसलिए इसे बांटने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि इसे घर के दरवाजे पर जाकर दिया जाए या फिर चुनाव की तरह स्याही लगाकर बांटा जाए। नकदी वितरण अधिक जटिल है। ग्रामीण भारत में अधिकतर घरों के मनरेगा या पेंशन कार्ड हैं। शहरी गरीबों में अधिकतर प्रवासी मजदूर ठेके या दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, घरेलू नौकर, रेहड़ी खोमचे वाले व कूड़ा बीनने वाले बेघर लोग हैं। इनका कोई व्यापक रिकॉर्ड भी नहीं है। मानवीय इमरजेंसी की मांग है कि अधिकृत अधिकारी के सामने विकेंद्रीकृत कार्यालयों में पेश होने वाले हर वयस्क को नगद मदद दी जानी चाहिए। जिनके खाते हैं उन्हें सीधे धन उनमें दिया जा सकता है। बाकी के लिए उड़ीसा की तर्ज पर नगद पैसा हाथ में देना बेहतर होगा। इसमें चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही को रसीद के तौर प्रयोग किया जा सकता है। आय ट्रांसफर से एक विस्तृत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और एक शहरी रोजगार कार्यक्रम को तेजी से रास्ता मिलेगा, जिसमें शहरी गरीबों के आश्रय, पेयजल की आपूर्ति व स्वच्छता भी शामिल होना चाहिए। कम से कम इस महामारी के जारी रहने तक निजी अस्पतालों के भी राष्ट्रीयकरण की जरूरत है। इन सभी उपायों के लिए स्थानीय प्रशासन पर निर्भर होना पड़ेगा और इनका ईमानदार तथा जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सामुदायिक भागीदारी भी अहम होगी, लेकिन इसके बिना इस महामारी के प्रभावों से नहीं निपटा जा सकता। यह स्वास्थ्य इमरजेंसी भारत के कामकाजी लोगों द्वारा पैदा नहीं की गई है। उन पर इसके भार को उठाने का दबाव नहीं
डाला जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को शहरों व गांवों में खाद्यान्न व नकदी के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। संपूर्ण विराम।